अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुभ हमारे साथ हैं। गर्मी के मौसम, चूँकि कोई बारिश नहीं, कोई ठंड माहौल नहीं, प्री मानसून ख़त्म हो गया, मानसून आ नहीं रहा। इस दौरान हम फंसे हुए हैं बेचारे, इंतज़ार ही कर रहे हैं कि बारिश हो जाए। और अगर बारिश ना हुई यहाँ पे तो हमने फैसला किया कि फिर हम किसी और इलाके में जाएंगे जहाँ पर बारिश हो रही हो। एग्जैक्टली ऐसा है। और मौसम वाकई बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। मैं तो ये हैरान और परेशान हो रही हूँ कि कहा गया था कि प्री मानसून की बारिशें इतनी होंगी कि मौसम की शिद्दत में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन न जाने के बादल कहाँ बरसते रहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अलावा इनका दिल ही नहीं करता किसी और शहर किसी और इलाके की तरफ जाने का। और अलबत्ता अगर हम इस्लामाबाद की भी बात करें ना, तो यकीन जानिए कल भी इस्लामाबाद का टेम्परेचर 42 था। और लग ऐसा रहा था कि 40 नहीं, गाड़ियां जो है वो 52 बनी हुई हैं। गाड़ियां आपकी बाहर खड़ी होती हैं और ऐसे में जब भी आप गाड़ी में जाके बैठते हो तो एक अंदर हीट बहुत ज़्यादा जमा हुई भी होती है, क्योंकि गाड़ी के शीशे बंद होते हैं। तो उस वक्त भी आपको ना बहुत ज़्यादा एक हीट वेव का सामना करना पड़ता है। और मतलब उस वक्त आपके 14 तक रोशन हो जाते हैं, हवास बाख्ताब हो जाते हैं। और ऐसे में मैं उनके बारे में भी बात करूंगी कि वो लोग जो कि जिनके पास ना गाड़ी है ना मोटरसाइकिल है, खैर मोटरसाइकिल वाले जो हजरात हैं उनके लिए भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जो ये रेडी लगाते हैं, रेडी बान है हमारे, या कुछ कह लीजिए कि इस तरह छोटे मोटे ठेले लगाते हैं और बाहर निकलकर काम कर रहे होते हैं, हिम्मत है इन लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अल्लाह करे कि जल्दी से जल्द बारिश हो जाए, अपनी रहमत बरसे, कुछ टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए। कहा यह जा रहा है कि 30 के बाद से इंशाल्लाह बारिशें होंगी और एक स्ट्रॉन्ग स्पेल आ रहा है। मानसून का बाकायदा आगाज़ हो गया फ्रॉम द अपर रीजन एंड उसके बाद ज़ाहिर सदर्न पार्ट में भी। चलें बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं टर्न अराउंड पाकिस्तान की। हम बात टर्न अराउंड पाकिस्तान की भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो हुकूमत स्टेप्स ले रही है उसकी बात भी करते हैं। और जब बात मैं स्टेप्स की कह रहा हूँ तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद में 10 साल से ज़ेर तामीर जेल अगले माली साल के दौरान मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। चूँकि 10 साल हो गए, मुकम्मल नहीं हुई, उन्होंने कहा कि इसको एक्सपीडाइट किया जाए और इसको मुकम्मल किया जाए। और जेल मनसूबा कमेटी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है। और सिलसिले में हमने फिर ये भी देखा कि इस्लामाबाद मॉडल जेल कॉम्प्लेक्स मंसूबा हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने के अहकामात जो हैं वो उनकी तरफ से जारी कर दिए गए हैं। और फिर ये भी कहा गया है कि ऐसे में जब ये मंसूबा अपनी तकमील के मराहिल में होगा तो डेफिनेटली वहाँ पर रहने वाले जो कैदी हैं उन्हें परेशानी ना हो, इसलिए उन्हें जो अडयाला जेल है उन्हें वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि जेल में रहने वाले जो मुक़य्यद हजरात हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े और उनसे आने वाले जो उनके प्यारे हैं, जो उनके अपने हैं, वो भी इजीली अपने प्यारों से मिल सके। तो ये एक अहम जो फैसला है वो लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और अहम फैसले हैं जो कि लिए जा रहे हैं, न सिर्फ लोगों के फलाह बहबूद के हवाले से बल्कि मईशत को बेहतरी की राह पर गामजन करने के सिलसिले में भी। ऐसे में मुल्क का कीमती ज़र मुबादला बचाने के लिए अफगानिस्तान से आला क्वालिटी का जो कोयला है वो दरामद किया जाएगा। और वो कहा जा रहा है कि डॉलर्स के बजाय उसकी जो यूं कह लीजिए कि एक्सचेंज करेंसी होगी वो रुपयों में होगी। एग्जैक्टली। और ये मंजूरी दे दी है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। और इस्लामाबाद में अफगानिस्तान से दरामद शुदा जो कोयला है इसकी नकलो हमल का निज़ाम बेहतर करने के हवाले से इजलास था जिसमें यह मंजूरी दी गई है। और इस इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बैनुल-अक़वामी मंडी में कोयले की जो बढ़ती कीमत है इस पर हम तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। और मुल्क में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से महंगी बिजली पैदा करने का जो बुनियादी सबब है उसे करार दिया, ज़रा कोयला महंगा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि मुल्क का जो कीमती ज़र मुबादला है वो बचाने के लिए अफगानिस्तान से अला क्वालिटी का जो कोयला जैसे आपने बताया कि वो अब डॉलर्स के बजाय रुपए में हम लेकर आएंगे, तो एक अच्छी खबर थी। लेकिन जो मैंने बात इससे पहले की थी टर्न अराउंड पाकिस्तानी की, कुछ देर बाद हम इंशाल्लाह आपको उस कॉन्फ्रेंस में लेकर भी जाएंगे। आज टर्न अराउंड पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है। और इस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। मुल्क की मईशत को कैसे सहारा देना है, कैसे आगे लेकर चलना है, जो चैलेंजेस हैं उनको समझते हुए इदराक करते हुए बढ़ना आगे कैसे है, फ्रेमवर्क कैसे डिवाइस करना है, सारे मामले पर ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है। तो आगे चलकर जब ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगी हम आपको बराह रास्त लेकर भी जाएंगे। एनीवेज बढ़ते हैं आगे। एक और अहम मामला वो हेल्थ है, हमारे मुस्तकबिल से जुड़ा है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से जुड़ा है, वो डिस्कस ज़रूर हम करते हैं। पोलियो मुहिम की हम बात कर रहे हैं। 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। तो जहाँ जहाँ दस्तक दी जाए प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप ज़रूर पिलाएं। अगर पहले पिलवा लिए तो भी दोबारा पिलवाएं। आज भी जब मैं घर से निकला आ रहा था तो पोलियो टीम्स नज़र आ रही थी मुझे जाते हुए, तो आई वाज सो हैप्पी कि सुबह ही नज़र आया कि वो स्टार्ट करें अपना काम। तो प्लीज़ जहाँ जहाँ पर 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं
पोलियो ड्रॉप्स आपने जरूर पिलवाने हैं। बिल्कुल, और इस पर हम लोग ये भी बोलेंगे कि आप लोगों ने उनके साथ बड़ा कॉपरेट Yes. करना है। कॉपरेट पहले तो इस अंदाज में करना है कि इस दस्तक पर अगर आपको ये कान में बात आवाज आ जाए या आपके घर के में काम करने वाले मुलाजिम आपको बता दें कि बाहर पोलियो टीम आई है, तो जरा जल्द ही चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। वो इस सख्त गर्म मौसम में भी आप लोगों की हिफाजत के लिए, मुल्क कौम की हिफाजत के लिए अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि उनके घरों में भी बच्चे हैं जिनके रोजगार के लिए उन्हें इस तरह से बाहर निकलना पड़ रहा है। और ऐसे में अगर आपको लगे कि मुनासिब लम्हात में आपके पास किसी भी किस्म की तवाज़ो का मौका है, एटलीस्ट आप उन्हें ठंडा पानी या ठंडा शरबत ही सर्व कर सके, तो ज़रूर ऐसा कीजिएगा। अल्लाह ताला को भी आपका ये नेक अमल पसंद, और डेफिनेटली उनकी भी थोड़ी ना सिर्फ हौसला अफजाई होगी, बल्कि जब वो आपके घर से होकर किसी और घर में जाएंगे तो शायद हो सकता है कि एक दो गली में काम मुकम्मल करने का जो मोहल्ले तक पहुंचने का तक रसाई का अमल होगा वो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। बिल्कुल आसान हो जाएगा। चले, ये तूने पोलियो की बात की है, वायरस जो सर उठा रहा है, बात उसकी भी करते हैं। कोविड-19 की बात करते हैं। फिर से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, कराची में ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, और अगर पूरे मुल्क की बात करें तो पॉजिटिविटी रेशो में अब हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। ऐसे में फिर से कहा गया कि अंदरूनी मुल्क परवाज़ें, रेलवे या फॉर दैट मैटर जो भी सफ़र कर रहा है, जो नक्ल हमल कर रहा है, एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, या उसके साथ साथ अगर किसी जगह पर रश ज़्यादा है तो प्लीज़ अपना मास्क ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, मास्क पहनिए, अपनी हिफाजत कीजिए, अपने आसपास लोगों की हिफाजत कीजिए, क्योंकि हम हमेशा ये बात कहते हैं कि हो सकता है कोविड आपको कुछ ना कहे, वैक्सीन आपकी हुई है, बूस्टर डोज आपने लगवाया है, बट यू रिमेंबर कोई भी वैक्सीन 100% एफिकेसी के साथ नहीं है। तो इसलिए अगर आपने लगवाया भी है तो भी आपको अपनी हिफाजत करनी है। एट द सेम टाइम हमारे ही घर में, हमारे ही आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं, डायबिटीज़ भी होगा, हाइपरटेंशन भी होगी, और भी बीमारियां होती हैं, उन लोगों को कोविड से बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सी बेएहतियाती उनके लिए जानलेवा हो सकती है। तो प्लीज़ दोबारा से मास्क पहनिए, पब्लिक पॉइंट्स पर जाते हुए पहनिए, और बिलखुसूस सफ़र करते हुए मास्क का इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी भी क्योंकि अमूमन हम लोग ये देख रहे हैं कि सांस की बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं, और उनमें कोविड जो है वो तो सर फहरिस्त जो है वो अब हमें नज़र आता है। तो ये छोटी छोटी एहतियात जो है वो आपको थोड़ा सा न सिर्फ महफूज रखती है इस किस्म के वायरस से, इसके अलावा यूँ कह लीजिए कि आपको एक मतलब एक टाइम था कि हम लोगों को मास्क के बगैर बाहर निकलने की आदत नहीं रही थी, और ये चीज़ इतनी पुख्ता हो गई थी कि कहीं पर भी हम जा रहे हैं तो हमने मास्क लगाए हुए हैं। तो मास्क सिर्फ आपको इस वायरस से नहीं बचाएगी, आपको बल्कि पोल्यूशन ज़्यादा जो माहौल है उससे भी बचाएगी। तो इस चीज़ का इस्तेमाल आप लोगों ने यकीनी बनाना है। और जब हम इस मामले की बात करते हैं तो आगे भी प्रोग्राम में चलकर मज़ीद अपडेट्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आगाह करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कामरान अकमल, हमारे बड़े ही प्यारे कौमी हीरो, उनके वालिद साहब जो हैं, उमर अकमल साहब के वालिद साहब जो हैं, उनकी इस वक्त जो तबीयत है वो खासी नासाज है, और उनकी तरफ से उनकी सेहतियाबी के लिए ट्वीट भी की गई है, और लोगों से कहा गया है कि उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ करें। बिल्कुल, उमर अकमल की ट्वीट है, और तस्वीर शेयर की वालिद साहब की। चंद रोज़ पहले भी उनकी तरफ से कहा गया था वालिद साहब की तबीयत के हवाले से, और फिर कहा गया प्लीज़ प्रे फॉर माय अबू, ही इज़ हॉस्पिटलाइज्ड एंड वी आर गेटिंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम। तो अल्लाह उनको सेहत कामला अता फरमाए, आमीन। चलें बढ़ते हैं आगे, एक और ख़बर हमारे पास है वो शेयर करते हैं, और भारत का चेहरा है ना वो आपके साथ आज फिर से शेयर करते हैं कि भारत ओछे हथकंडों से बाज ना आया था, ना आया, लगता ये आएगा भी नहीं। इस बार उसने क्या किया है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। भारत में हो ये रहा है कि पाकिस्तानी सफारत खाना तक रसाई ना हो, कोई पूछ ना सके, कांटेक्ट ना कर सके, बात ना कर सके, सवाल ना कर सके, तो इसीलिए कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया। तो पाकिस्तान का भारत में ट्विटर पर मुख्तलिफ पाकिस्तानी सफारत खानों के अकाउंट्स तक रसाई को रोकने पर इजहार तशवीश की यह खबर है, जिसमें भारत में हम देख रहे हैं कई अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आलमी कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाए, ये पाकिस्तान का मुतालबा है, ये हम सब का मुतालबा है। आलमी कवानीन हैं तो आलमी ताकतें इंश्योर करें इसको। ये भारत कर क्या रहा है, यानी कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, और भारत करते चले जा रहे हैं कि आलमी कवानीन है लेकिन उसकी पासदारी नहीं कर रहा। पाकिस्तानी सफारत खानों के अकाउंट्स तक रसाई को फौरी बहाल किया जाए, ये मुतालबा हमारा। आज़ादी इज़हार राय को यकीनी बनाया जाए, मुतालबा हमारा। जमहूरी हक को यकीनी बनाया जाए, पाकिस्तान का ये मुतालबा है। तो भारत क्या कर रहा है, ये खबर सोचा आपके साथ हम फ़ौरन से शेयर करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ट्विटर की इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया, और ये बड़ा अहम मामला है, इस पर हम आवाज़ भी उठाएंगे, और इंशाअल्लाह आलमी ताकतों से भी मेरी रिक्वेस्ट भी है कि वो इस पर ज़रूर नोटिस लें, और ये मामला ऐसा है कि इस पर और बात होनी चाहिए। बिल्कुल, और इसी के साथ हम आपके साथ एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी ज़रा शेयर करते हैं। ये कोयटा के एक इलाके से, सॉरी कोहाट के एक इलाके से, जहाँ पर बैल दौड़ के मुकाबले हुए हैं, और ये एक लोकल
खेल है, एक लोकल एक्टिविटी है, एक लोकल स्पोर्ट है और वहाँ पर KPK पंजाब से 50 से ज़ायद बैल की जोड़ियों ने हिस्सा लिया। ये कुछ जोड़े आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं। शदीद गर्मी थी लेकिन इसके बावजूद मुकाबलों से लोग जो हैं वो लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हज़ारों की तादाद में वहाँ पर पहुँचे। शाकीन ने इस खेल को, इस सरगर्मी को बहुत इंजॉय किया और फिर इसमें पहली पोजीशन पंजाब के बैलों ने हासिल की, भाई वाह। और दूसरी और तीसरी पोजीशन जो है वो KPK के नाम रही और इवेंट के अख्ताम पर इनामात भी जो है वो तकसीम किए गए। वैसे वाकई पंजाब के जो बैल होते हैं वो खास तगड़े, जानदार और बड़े खूबसूरत भी होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और इसमें भी हम देखते हैं कि साधारण पंजाब के ज़्यादा प्यारे भी हैं, वहाँ बड़ा मशहूर हैं वो जानवर। चलें जी बढ़ते हैं क्योंकि आगे। जब भी हम लोग KP की साइड पे गए, नॉर्दर्न एरियाज पे गए ना, तो वहाँ पे अक्सर हमने दुम्बे भी देखे हैं, गाय भी देखी, लेकिन बड़ी सूखी सूखी सी देखी हैं। वो इतनी हट्टी कट्टी नहीं होती जितने पंजाब के बैल होते हैं। चले ठीक है जी, बढ़ते आगे। और जिस तरह कहा जाता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो आज इसी से मुतालिक हमारे पास खबर है कि इंसान का जब हौसला बुलंद हो, जज्बा उसका अगर जवान हो, तो कोई मजबूरी या रुकावट उसे आगे बढ़ने से रोकती नहीं है, रोक सकती नहीं है। ऐसी एक मिसाल आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। शौकत खान इनका नाम है। शौकत बज़ाहिर अगर आप इनको देखें दोनों बाजुओं से महरूम हैं, लेकिन कराटे और मार्शल आर्ट जैसे मुश्किल स्पोर्ट का इन्होंने इंतखाब किया और बड़े माहिर हैं ये, और कामयाबी के साथ मंजिल की जानिब गामजन हैं। कोयटा स्टूडियो से आज हमें ना सिर्फ शौकत खान साहब ज्वाइन करें बल्कि उनके कोच जाकिर खिलजी साहब ने भी ज्वाइन किया। दोनों को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, जाकिर साहब और शौकत साहब साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा डिले आ रहा है बट हम इसको मैनेज करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, फिर से कहूँगा कि आपने वक्त दिया। शौकत, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। सबसे पहले जानना चाहते हैं आपके सफ़र से मुतालिक। हम पिछले चंद हफ्तों से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया की जीनत हैं आप, बहुत सराहा जा रहा है आपको माशाल्लाह, आप के बड़े एक्टिवली आपने इन स्पोर्ट्स का इंतखाब ना सिर्फ किया बल्कि आप कामयाबी से आगे भी बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में, अपने सफ़र के बारे में। सर अول ورځ ما فوټبال کوي سر، فوټبال کوي به انډواره ټول سي کراټي شروع کراټي ډاکټر محمد خان سپورت اکیډمي بیا دلته ما داخله واخیستله. اوس دا فوټبال پرې شو دغه ته رالم، کراټو ته رالم. کراټو کې ذاکر استاد خواري را سره کښل دا اوس در دې جره رسېدلی. اوس هغه مقابلې روغ سړی هم نسي کولی، زه کولی شم درته نه. ٹھیک ہے ذاکر صاحب، میں ضرور چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا آگاہ بھی کریں ان سے متعلق، تھوڑا سا لینگویج بیریر ہے اور پھر ہم آپ سے سوال بھی کرتے ہیں. جی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کراٹے جو ہے تقریباً کوئی آج سے 10-11 سال پہلے شروع کیے. میں پہلے فٹ بال کھیلتا تھا، تو فٹ بال سے میں ڈاکٹر محمد خان سپورٹس اکیڈمی ہے میری اکیڈمی، تو وہاں پہ میں نے باقاعدہ کراٹے کا آغاز کیا. آج الحمدللہ میرے ساتھ استادوں نے محنت کی اور میں اس مقام اور اس جگہ کھڑا ہوں. جی ذاکر، ذرا یہ بھی سوال ہے ہمارا شوکت صاحب سے کہ گو کہ وہ بڑی محنت کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ انہوں نے سپورٹ کا انتخاب کیا لیکن معذوری کو آڑے نہیں دیا. ایسا کیا حادثہ ہوا ان کی زندگی میں کہ پہلے وہ فٹ بال تو کھیل رہے تھے لیکن پھر اس کے بعد انہیں کراٹے کا انتخاب کرنا پڑا؟ کراټي به دې شروع کې انډوال ما ته بار بار وایي دا فوټبال خوښېږي، فوټبال مه کوه، کراټې ته راځه، سپورټ کراټو ته راځه. کراټو به زه ما ملګري ته ما صحیح ده، فوټبال مې بیا پرېښود، کراټو ته ورته ما درځه کراټې شروع کړم. کراټې چې ما شروع کړ بیا ذاکر استاد ډېر خواري را سره وکښلن. جی میں پہلے فٹ بال کھیلتا تھا. میرے دوست نے مجھے کہا کہ یار فٹ بال میں جو آپ کو چوٹ لگے گی، تو اس وجہ سے میں جو ہوں کراٹے کی طرف آیا. میرے اکیڈمی ہے ڈاکٹر محمد خان سپورٹس اکیڈمی، تو وہاں میں نے باقاعدہ آغاز کی، تو ابھی الحمدللہ. ٹھیک ہے ذاکر صاحب، اب تھوڑا آپ سے بھی جاننا چاہیں گے شوکت کیسے اسٹوڈنٹ ہیں اور کیا ان کو ٹرین کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا یہ آپ کے لیے ایک چیلنج تھا؟ جی بالکل. شوکت جب آج سے 10-11 سال پہلے میرے پاس آئے تو میں بالکل شوق ہو گیا کہ یار یہ کراٹے اور یہ کیوکوشن گیم، پھر ہارڈ گیم، اس میں جو ہے فل باڈی کنٹیکٹ گیم ہے. تو نو ڈاؤٹ شوکت خان ایک ایسا بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے جو باقی اسٹوڈنٹ سے بہت مختلف ہے. یہ ہر وہ چیز بہت جلدی پک کر لیتا ہے جو عام بندہ نہیں کر سکتا.
صحیح. اچھا ذاکر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے مارشل آرٹس یہ سیکھ رہے ہیں بغیر مطلب یعنی کہ معذوری کا اگر ہم لوگ دیکھیں کچھ جسمانی اعضاء کے بغیر ان کا کام کرنا یا اس چیز کو پرفارم کرنا آپ کے لیے وہ ٹیکنیک سکھانے کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر کتنے عرصے میں یہ وہ ٹیکنیک سیکھ جاتے ہیں؟ جی شوکت خان میں نے کہا نا شوکت خان وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ہر چیز کو بہت جلدی پک کر لیتا ہے. ہم جب بھی میں کوئی اس کو ٹیکنیک سکھاتا ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز سکھاتا ہوں شوکت خان باقیوں سے بہت بہتر ہے, وہ جلدی پک کر لیتا ہے. وہ چیز اتنی جلدی پک کرتا ہے کہ ہم نارملی بندہ نہیں کر سکتا ہے بیسکلی. وہ ذاکر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تک شوکت نے کتنے کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کیا, کس لیول پر کیا, آپ شوکت کو کس لیول پر لے کر جانا چاہتے ہیں؟ یعنی میں بات پیرالمپکس کی بھی کر رہا ہوں, کتنی کوشش آپ کی طرف سے کی گئی ہے؟ جی شوکت خان بڑے عرصے میں تقریباً آل بلوچستان لڑا ہے, نیشنل لیول پہ لڑا ہے, انٹرنیشنل صوبے لیول پہ لڑا ہے, اور خصوصاً یہ بریکنگ کر سکتا ہے جو ایسی بریکنگ ہے جو عام بندہ نہیں کر سکتا. جو عام بندے کے بالکل سٹنٹ جو ہے یہ بہت خطرناک وہ کر سکتا ہے. اس کا سٹمک اور لور یہ بہت سخت ہے. اور دوسری بات جو اولمپکس کے حوالے سے ہم نے بڑی کوشش کی اس کے لیے. بہت تقریباً یہاں منسٹر کے پاس تقریباً ہم لوگ بہت گئے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے ہمارے پاس, بلکہ بلوچستان میں بلکہ ہمارے اکیڈمی میں ڈاکٹر محمد خان سپورٹس اکیڈمی جو میری اکیڈمی ہے اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ جہاں تک کسی کی سوچ ہے, لیکن گورنمنٹ کی سرپرستی نہ ہونے کے برابر ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ذاکر صاحب, اب یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے, چونکہ اب تو اتنی ترقی ہو گئی, ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ اب تو اتنی جدت آ گئی ہے, بازو بھی لگائے جاتے ہیں اور کچھ ایسے بازو بھی جو دماغ سے بھی کنٹرول ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے تو اگر گائیڈ کر سکیں کہ کیا اس سے متعلق آپ کی مشاورت کسی ڈاکٹر سے ہوئی, کچھ گائیڈنس انہوں نے دی ہو کہ کیا لگ پائے گا, اگر لگ پائے گا خرچہ کتنا آئے گا؟ جی ہم لوگوں نے تقریباً آج سے کوئی 6 مہینے پہلے میں نے اور میرے اسٹوڈنٹوں نے کوئی ترتیب بنایا, تو اس کے لیے ہم لوگوں نے کراچی اس کی ساری ویڈیو بھیج دی ہیں. تو ان لوگوں نے جب اس کا ہاتھ دیکھا بولتے ہیں اس کو بالکل وہ دماغ سے کے ساتھ جو کنیکٹ ہوتے ہیں جو ہاتھ ہیں وہ اس کو بالکل لگ سکتے ہیں. تو اس میں خرچہ تقریباً 10 سے 15 لاکھ روپے. اس میں ہم لوگوں نے اپنی مدد ہاپ کے تحت کوئی 3-3.5 لاکھ روپے کچھ جمع کیے ہیں ڈونیشن, ابھی تک بہت سارے باقی ہیں. تو میں ضرور چاہوں گا سر ہمارے پلیٹ فارم کے آپ کے ذریعے آپ ضرور اعلان کیجئے کہ کہاں پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے, کیسے شوکت کی مدد کی جا سکتی ہے, کیسے ہم اس کا بازو بن سکتے ہیں. جی بات تو یہی ہے کہ جو بھی حضرات شوکت خان آپ کے سامنے اس کا ہاتھ ہم لوگوں نے کراچی میں بات کی ہے, کراچی میں ہم لوگوں نے تقریباً کچھ پیمنٹ بھیجی بھی ہے. تو ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کا ایک ذرا میرے موبائل نمبر ہے اس میں, تو میں یہی بول سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو, تاکہ لوگ آپ کے نمبر پر آپ سے رابطہ کر کے اگر ان کی مدد کرنا چاہیں تو وہ ضرور اس میں حصہ لے سکیں. جی 0321800968 یہ میرا نمبر ہے. اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے, کوئی شوکت خان کا ہاتھ بننا چاہے, کوئی ہاتھ اس کو بنانا چاہے تو موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے, آخر میں بس شوکت سے بھی ایک جملہ, شوکت کچھ کہنا چاہیں گے اپنے سننے والوں کے لیے؟ ما دا خوښ چې دې مدد را سره وکړي, د لاسو په دغه کې مدد را سره وکړي, او دا به دې ډېره مننه وي چې ما سره به دا مدد دی وکړي. مدد کی اپیل ہے. شوکت خان کہہ رہا ہے کہ مدد کی اپیل کر رہا ہے شوکت خان. بالکل مدد کی اپیل ہے, اور ہم بھی یہاں اس پلیٹ فارم کے ذریعے ضرور کہیں گے کہ اگر آپ شوکت کی مدد کرنا چاہتے ہیں, چونکہ جتنا ٹیلنٹڈ شوکت ہے, ہی از میکنگ پاکستانیز پراؤڈ, اور اگر ہم اس کا بازو بن سکتے ہیں تھوڑی سی کوشش سے تو ہم ضرور یہ بنے. اس کے لیے نہ صرف صوبہ پاکستان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو کنیکٹ کروا دیں گے, اور اس کے علاوہ شوکت کے ساتھ جو ان کے ٹرینر ہیں ذاکر خلجی, انہوں نے اپنا نمبر بھی شیئر کیا ہے, آپ ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا. شوکت اور ذاکر صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے آپ اور ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے کچھ اور مہمان اور کچھ اور موضوعات کے ساتھ رہیے. زیر ادارت جنید سلیم, روزنامہ انصاف, ہر گھر کے لیے, گھر بھر کے لیے.
इंसाफ के तलबगार बनिए। रोजनामा इंसाफ पढ़िए। नया है जज्बा, नई है उमंग। खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन? मौशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए? रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव में। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। अमरीकी कांग्रेस की खातून रुकन इल्हान उमर ने करारदाद में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट पर जोर दिया है कि वो भारत में अक़लियतों की हालत-ए-ज़ार का नोटिस लें। करारदाद में बाइडेन हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो भारत में अक़लियतों पर मज़ालिम के हवाले से अमेरिकन कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की भारत को खुसूसी निगरानी वाले ममालिक में रखने की सिफारिशात पर अमल करे। करारदाद में भारत में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और दीगर अक़लियतों को निशाना बनाने की मज़म्मत की गई है। करारदाद में भारतीय अक़लियतों की ज़बूहाली का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी अपनी रिपोर्ट में इजहार राय पर पाबंदी और मुसलमानों को जान से मार डालने के वाक़यात पर मोदी इंतज़ामिया पर कड़ी तनकीद की है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और जब ब्रेक से हम वापस आए हैं तो एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो कि वाकई उन ख़वातीन के लिए है जो अमूमन घर पर होती हैं और हमारे शोज़ भी देखती हैं, कुछ अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, कुछ अपना माहौल रिलैक्स करने के लिए। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हमारी वर्किंग क्लास है वो ख़वातीन तो हमारी सुबह से कामों में मसरूफ़ हो जाती हैं, और लेकिन जो हमारी वो हाउस वाइफ्स हैं जो कि घरों में मौजूद होती हैं और उनकी ड्यूटी तो उस वक्त शुरू हो जाती है कि जब उन्होंने पहला नाश्ता अपने बच्चों को बनाकर देना होता है। उसके बाद जिम्मेदारी आती है मियाँ जी पर, जी उन्हें तैयार करना है और उनका लंच वगैरह जो मुकम्मल करके भेजना है। फिर घर की सफाई कुछ तो खुद करती हूँ और कुछ जो है वो सुपरवाइज करती हैं अपनी मेट्स के थ्रू। ऐसे में फिर भी बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि जिसमें वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। कहने को तो ये आता है कि तुम तो घर में रहती हो लेकिन फिर भी तुम्हें डिप्रेशन रहता है, आखिर वजह क्या है? डॉक्टर के पास जाती हैं लेकिन डॉक्टर ये बताते हैं कि जी आपका बीपी बहुत हाई है। जब वो सवाल पूछते हैं कि मामला क्या है तो अक्सर हमारी खवातीन के पास उस सवाल का जवाब नहीं होता कि उनका ब्लड प्रेशर इतना हाई क्यों exactly, रहा है। इतना अच्छा पॉइंट ज़रा आपने रेज किया है। घर बैठी खवातीन, चूंकि हमें कितने आसानी से कह देते हैं आप तुम तो घर में हो, कुछ नहीं कर रही, वो ज़्यादा काम कर रही है जो खातून घर में है। जिसने बड़ा अच्छा कहा, सब बच्चों को देखना है, शोहर को देखना है, अगर एल्डर्स हैं उनको देखना है, पूरे घर को चलाना है, किचन को मैनेज करना है, इस गर्मी में खाना पकाना है, मेहमान आ जाएँ तो इसके अलावा भी ज़ाहिर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एट दिस पॉइंट हमें ये ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि जो डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि वो हो तो रहा है, घर बैठना इटसेल्फ इज अ डिप्रेशन। आप कुछ लगता है कि प्रोडक्टिव नहीं कर रहे ना, आपको लगता है कि आप घर में, हालांकि आप ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। तो इसका इलाज क्या है? वेन टू सी अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट, आज इस अहम मौजू पर हम बात करेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरूज इलियास भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? थैंक यू, आई एम फाइन। हमने ठीक पॉइंट्स रेज किए हैं। खातून को डिप्रेशन हो रहा है, बिलखुसूस हाउस वाइफ्स को इन मामलात को देखते हुए। जी बिल्कुल, और डिप्रेशन का मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। डिप्रेशन बेसिकली ना एक डिसऑर्डर, अगर हम इसको साइकोलॉजी की नज़र में देखें तो प्रॉपर इसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, या कुछ लोगों को नींद ज्यादा आ रही होती है और ये खास अरसे तक ना ये सिम्टम्स रहते हैं। अच्छा, उससे डॉक्टर साहब नींद ज्यादा आना भी डिप्रेशन की अलामत है? जी, दो तरह के सिम्टम्स होते हैं। स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हुए, एपेटाइट डिस्टर्ब हुई, दैट मींस यू आर डिप्रेस्ड। इसके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपका दिल नहीं लग रहा किसी चीज में, काम लोग छोड़ देते हैं, कुछ कर नहीं रहे, और मायूसी होती है ओवरऑल उनसे। अगर आप फ्यूचर के बारे में पूछे तो उनको लगता है कि सब कुछ ऐसा ही रहेगा, कुछ भी नहीं चेंज होने वाला। और ये अगर तकरीबन जैसे 6 वीक्स तक लगातार उनको इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, नींद भी डिस्टर्ब है, भूख भी डिस्टर्ब है, तो फिर उनको ज़रूर किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए।
और प्रॉपर, क्योंकि इसके लिए जो ट्रीटमेंट की तरफ अगर जाएं तो इसके लिए अक्सर साइकेट्रिस्ट जो है वो फिर मेडिकेशंस भी देते हैं, कुछ उनको नींद के लिए भी लेनी पड़ती हैं, तो ये फिर ना एक अलग ही बन जाता है। डॉक्टर साहब हम इसको यूं कंसिडर करते हैं कि इस वक्त खवातीन जो सुन रही हैं ना, हम ये समझते हैं कि बहुत सी खवातीन एग्जैक्टली आपकी इस बात पे उनका यूं मुंह हुआ होगा कि हाँ जी स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब है, एपेटाइट भी डिस्टर्ब है। अब वो समझे आपको सुन रहे हैं तो आपकी गाइडेंस क्या है उनके लिए? जी, अगर तो आपको लग रहा है कि कॉन्स्टेंटली लाइक 6 वीक तक इस तरीके से आपको हो रहा है तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ होती है ना जिसमें एक तो इंसान खुद ही दिल छोड़ देता है। डिप्रेस्ड बंदा अगर आप देखेंगे ना तो वो आपको बहुत लगेगा जैसे स्लो है, उसकी मूवमेंट भी बड़ी स्लो है, वो बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि आप उनको बात करें वो आपको रिस्पॉन्ड भी उस तरीके से नहीं कर रहे। ये मैं क्लिनिकल डिप्रेशन की बात कर रही हूँ जो कि एग्जैक्टली इस पे पूरे उतर रहे हैं। बाकी हम जो उर्फ़े आम में एक डिप्रेशन का वर्ड यूज़ करते हैं ना, बहुत सारे लोग डिप्रेस हैं, वो नहीं, एक मैं अलग क्लिनिकल चीज़ पर ही है। रहता हूँ, जो आपने सिम्टम्स कहा मैं उन्हीं पर रहता हूँ, और मैं इसलिए आपसे जा रहा हूँ कि आप थोड़ी टिप्स दें उनको, समझें कि वो खवातीन आपके सामने है, 1-on-1 सेशन है और आप उनको गाइड करें कि अच्छा एट लार्जर पिक्चर तो सबके साथ वही रूटीन है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर तो आपको लग रहा है ना कि आपको माइल्ड सिम्टम जैसे अभी स्टार्ट है और आपको ऐसे फील हो रहा है कि आप बहुत स्लो हो रही है आपकी एक्टिविटी और नींद आपकी डिस्टर्ब हो रही है, भूख ये सब हो रही है, तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग साइंस हैं कि आपको जो है ना एक तो सोशल हेल्प लेनी चाहिए। आप अपने फ्रेंड्स से बात करें जो आपके इर्द गिर्द, अगर सोशल मीडिया पे आपका कुछ है अकाउंट्स वगैरह, आपको जो सोशल सपोर्ट ना बहुत इसमें हेल्प करती है डिप्रेशन से निकलने के लिए, क्योंकि इंसान के अंदर इंक्लाइनेशन होती है कि वो तन्हाई में चला जाता है। जब भी उसको डिप्रेशन होती है उसके अंदर यही हो रहा होता है कि मैं अकेला रहूं, और ये उसके लिए ख़तरनाक होता है क्योंकि ये आगे और सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ इंसान को ले जाती है। जब इंसान तन्हा रहता है, उसको कोई हेल्प नहीं मिल रही होती, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि उसके माइंड जो है ना वो नेगेटिव पैटर्न्स पे चलना शुरू कर देता है, उसकी थॉट्स जो हैं वो सुसाइडल भी आ सकती हैं। जैसे जब इंसान कह रहा है कि मेरा कुछ करने को दिल नहीं कर रहा या मेरे लिए दुनिया जो है वो तारीख है, तो उसके अंदर ये चीज़ भी आ सकती है कि मेरी लाइफ मीनिंगलेस है। तो यही चीज़ आगे जो बढ़ती बढ़ती जब ये बहुत एक मेजर लेवल पे चली जाती है, मेजर डिप्रेशन, तो ये लोग अक्सर जो कुछ इनमें से जो है ना वो सुसाइड की तरफ भी चले जाते हैं या अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। इसमें बहुत से लाइक वुमेन हो सकती हैं, यूथ हो सकती है, बहुत से टीनेजर्स भी होते हैं जो कि इस तरफ चले जाते हैं। तो इसके लिए यही है कि उनको बर वक्त गाइडेंस बहुत हेल्प करती है। किसी एल्डर से बात कर लें, किसी फ्रेंड से बात कर लें, जहाँ से उनको सोशल सपोर्ट मिले और वो इस तन्हाई में ना जा सके। ठीक, डॉक्टर साहब जब आपने बात करें कि अपने किसी से बात कर लें, हम स्पेशली यहाँ पे ख़वातीन की बात कर रहे हैं, हमारे माशरे में हमने देखा कि बहुत सारी बच्चियाँ जिनकी यंग एज में शादी होती है और वो शादी नाकाम हो जाती है, कुछ बच्चियों को खुला फाइल करनी पड़ जाती है, कुछ बच्चियों का मामला तलाक तक पहुँच जाता है, और अल्लाह ताला सबकी बहन बेटियों को महफूज रखे। कुछ ऐसे मामला होते हैं, कुछ ऐसे मामला होते हैं जहाँ पर सिंगल पेरेंट होने की वजह से आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन वहाँ पर आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होता, आप हर वक्त घर में रहती हैं। तो यहाँ पर मामला को किस तरीके से मैनेज किया जाए ताकि वो बच्चियाँ जो हैं वो सिर्फ घरों तक ही महदूद ना हो जाए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट ये भी होता है कि लोग माशरा आपको बाहर निकलने की, क्योंकि कुछ फैमिलीज का ये माहौल होता है कि घर में बैठ जाओ, हम मैनेज कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, लेकिन उस बच्ची को, उस बेटे को, उस बहन को कुछ समझ नहीं आ रही होती है ये होगा कैसे, ये कैसे मुमकिन होगा। इसके लिए यही है कि जो मैंने कहा ना एक प्रोफेशनल से हेल्प लें। अगर उनके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, प्रोफेशनल हेल्प जो है ना उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, क्योंकि वो आपकी बात कॉन्फिडेंशियल भी रहती है। जब आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाके बहुत बेहतर बात की जी, ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी रिलेटिव से बात करें वो आपकी 10 बात और घरों को पता चल जाती है। एग्जैक्टली, वो उल्टा आपके लिए और ज्यादा टेंशन का बाइस बनेगी, स्ट्रेस का बाइस बनेगी। लेकिन आप प्रोफेशनल जब आप उसमें काउंसलिंग ले रहे होंगे तो आपको पता है कि आपकी बात जो है ना वो कॉन्फिडेंशियल ही रहेगी, आपको उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसके लिए तो ये फिर अवेयरनेस होनी चाहिए कि जिन लोगों का अवेयरनेस नहीं है, यही है कि टेलीविज़न के थ्रू या जिस तरीके से जो है, और यूट्यूब पे भी आपको बहुत ज़्यादा जो है ना साइकोलॉजिस्ट की आपको इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस भी मिल जाती हैं जिसमें वो आपको बता रहे होते हैं कि आपने अपने आप को सराउंड करना है, पॉजिटिविटी। अगर आपके इर्द गिर्द लोग नहीं है, आप बहुत ज़्यादा तन्हाई का शिकार हैं, तो आप ऐसे लोगों की बातें सुने, आप जिस तरह लेक्चर्स आप सुन सकते हैं। आपने अपने आप को ना इन्वायरमेंट पॉजिटिव देना है। ठीक है, तो अगर लोग अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसी टॉक्स सुने, आप ऐसी सेमिनार सुने, ये चीज़ आपको वही वाली एनर्जी देगी जो आपको किसी इंसान से मिल सकती है। पॉजिटिव वाइब्स जो होती है ना, ये आपको बहुत हेल्प करती हैं इसमें। अच्छा, हमने डॉक्टर साहबा कुछ ये भी मामला देखे हैं कि मतलब बच्चे भी स्कूल चले गए, कुछ बच्चे जो कॉलेज की उम्र वाले हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी चले गए, शौहर जो है वो भी काम के लिए निकल गए, खातून ने काम किया घर पे 2-2.5 घंटे, अब उस बेचारे का सारा दिन जो है ना वो घर में गुजर रहा है। ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है बाज़ औक़ात उस डिप्रेशन से या उस कैफे से बाहर निकलने के लिए भी, कि चाहे घर वालों की ही इजाज़त से ही वो कुछ लम्हे, कुछ वक्त जो है वो बाहर जाके टहल लें, किसी अच्छे पार्क में चले जाए और जाके, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि माशरा बहुत बुरा है, हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं और
इसी वजह से आप और मैं किसी भी पार्क में आराम से जॉगिंग या ट्रैकिंग करने के लिए अपने आप को बड़ा महफूज समझते हैं, तो उन घर के बाकी मेंबर्स के लिए भी आप क्या उनको कहेंगे कि वो सजेशन देंगे कि वो अपने घर की खवातीन को यहाँ से थोड़ा सेजी रखने की कोशिश करें? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। इसीलिए साइकोलॉजी में ना ग्रुप सेशंस भी होते हैं जिसमें फैमिली थेरेपीज भी होती है, जिसमें वो पूरी फैमिली को बुलाते हैं। जब क्योंकि वो एक बंदे की वजह से नहीं हो रहा होता, उसका इन्वायरमेंट इस किस्म का होता है जिसमें वो फिर सारे लोगों को बिठाते हैं और वो डिस्कस करते हैं और एक बंदा दूसरे बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करता है कि शायद उनके बिहेवियर की वजह से जो है ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगला बंदा डिस्टर्ब हो रहा है। बच्चे हो सकते हैं या फीमेल्स हो सकती हैं। बाकी दूसरा जो आपने कहा कि उनको कहीं अपने आप को इंगेज करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वो ऑनलाइन लाइक आजकल तो बिजनेस बहुत ज़्यादा वुमेन ऑनलाइन कर रही हैं, ये तो बहुत एक बेस्ट चीज़ है आपकी डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए। अपने आप को बिजी कर लें, कोई भी स्किल अगर उनको आता है, राइटिंग है, कोई भी एनीथिंग जो उनके अंदर है स्किल, उसको वो यूज़ करें, अपनी कोई हॉबी है उसको प्रैक्टिस करें। सही। अच्छा, अगर आपकी ऑब्जर्व ये करें कि कोई खातून है और वो किसी से बदतमीज़ी करे, किसी से रूड बिहेवियर है उसका, तो क्या एक साइन है कि हो सकता है उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा चल रहा हो कि दैट इज़ द रीज़न वो एक ऐसा इमोशन जो है वो डिपिक्ट कर रही है? डिप्रेशन का आउटकम होता है वो? डिप्रेशन के यूजुअली जो पेशेंट्स होते हैं ना वो बड़े स्लो से होते हैं, वो बेसिकली इस तरह रिएक्ट नहीं करते। जो रिएक्टिव होते हैं ना वो मैनिया के होते हैं या दूसरी तरह के, क्योंकि इसमें इमोशंस आपके ना लो साइड पे जाते हैं, मूड आपका हमेशा लो रहता है। जबकि जो आप जिसकी बात कर रहे हैं जिनका मूड हाई रहता है एग्रेशन की तरफ, वो डिफरेंट मूड डिसऑर्डर्स हैं। जैसे मैनिया की मैंने बात की, उसमें आपका एक्सट्रीम हाई रहता है। और जो आपने रीज़न बताई है, रीज़न बिल्कुल हो सकती है कि वो किसी वजह से डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से जो है ना वो जैसे कहते हैं ना फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एग्रेशन। जी जी जी। तो वो कोई ना कोई इशू उनको डिस्टर्ब कर रहा है जिसकी वजह से वो टाइम वो इशू ऐसा है कि उसके हवाले से भी आपने किसी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी है। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने यूँ तो बहुत सारे केसेस लिए होंगे और जैसे आपने कहा ना कि हम लोग फैमिली प्रॉपर काउंसलिंग सेशन भी रखते हैं। अमूमन जब आपके पास केसेस आते हैं किसी भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने किसी को सजेशन देनी है या वो प्रॉपर आप ट्रीटमेंट कर रही हैं, हमारी सोसाइटी में देखते हुए ख़वातीन के एतबार से ऐसे कितने केसेस हैं जिनकी क्वांटिटी आपको ज़रा ज़्यादा नज़र आती है? किस किस्म के केसेस ज़रा ज़्यादा जिसकी वजह से ख़वातीन डिप्रेशन में जाती हैं? जैसे आपने भी एक जिक्र किया था जिसमें आपने अर्ली डिवोर्स की बात की थी, तो रिलेशनशिप इश्यूज हैं, ठीक है, ये काफ़ी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अगर मैरिड वुमेन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी लाइफ का जो फोकस होता है ना वो हस्बैंड और बच्चे ही होते हैं, हाँ। या ससुराल हो गया, उनकी लाइफ इससे आगे है ही नहीं, जिसकी वजह से वो उसको बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी कर रही होती हैं। हस्बैंड ने अगर कोई नॉर्मल वे में बात कर दी तो उसको बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, जैसे लोग रोते भी हैं, बहुत ज़्यादा क्राइंग भी उनकी हो जाती है, तो वो ऐसे लग रहा होता है कि फील हेल्पलेस। जी बिल्कुल, दे फील हेल्पलेस। तो उनको हेल्प की ज़रूरत है आपकी और सबकी जो उनके आसपास हैं। एट द सेम टाइम यानी वो जो कि उनसे जुड़े हैं, उनके करीब हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है, वो सुने और कॉन्फिडेंशियलिटी का एलिमेंट बहुत अहम है। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को क्लोज करें, मैं सिर्फ एक लास्ट सवाल आपसे लेना चाहती हूँ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या ऐसा भी होता है डिप्रेशन ज़्यादा लोगों को खाने पीने में मूड रिफ्रेश करने के लिए आप कुछ ना कुछ सजेस्ट करती हूँ कि ये खा लिया जाए? फिर इसके बाद हम सेगमेंट को क्लोज करते हैं। खाने से ज्यादा ना एक्सरसाइज हेल्प करती है, फिजिकल एक्टिविटी। आप उनको एक्सरसाइज या वॉक, ये तो बहुत हेल्प करती है। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे तो वैसे भी चीजें बेहतर हो जाएंगी, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं तो वो तो बहुत मस्त। बिल्कुल ठीक है, नहीं बहुत प्यारी बात। एक्सरसाइज वाकई बड़ी जरूरी है। आपने पहले भी कहा ना कि खवातीन बाहर निकलें, ट्रैक पर जाएं, तो दैट्स अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज, एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, साथ मौजूद थी आप और आपने ना सिर्फ सिम्टम्स की बात की बल्कि कुछ टिप्स भी दी कि इन टिप्स को फॉलो करके हम उस खातून को या उस शख्स को डिप्रेशन से निकाल सकते हैं। छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं, साथ रहिए। ये जालिम हमारे खिलाफ है क्योंकि हम हक के अलम बरदार हैं और जालिम को जुल्म करने से रोकते हैं। मैं शहजादी के लायक नहीं। तो फौरन चले जाइए यहाँ से। ये तो खेल की शुरुआत है व्लादिमीर। ये आखिरकार क्या रहा है? रुक जाओ। वो जानते हैं कि परचम हमारे लिए इज्जत है, इसके रंग में शहीदों का खून शामिल है। जब हम इस परचम को देखते हैं तो हमें अपने शहीद नजर आते हैं। ये हमारी गैरत की पहचान है। फिरोज़े इस महल में वापस आएंगी। क्या आपकी वालदा की इज्जत से ज्यादा अहमियत रखती है ये फिरोज़े? जी हाँ। मैं जाकर मुराद अफंदी को लेकर आऊंगा। तो फिर जाओ, मुराद अफंदी को रिहा करो। उस्मानियों और जर्मनों का इत्तेहाद
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ایک سوشیو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نے. خواتین اور بچوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں, بالخصوص آزاد کشمیر میں ان کا کام ہے, بٹ اور سٹیز میں بھی قدم جمائے ہوئے انہوں نے. پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر سے وابستہ ہیں. ایٹ دا ایج آف 14 شی لاسٹ ہر فادر, اور اس کے بعد انہوں نے ہفت روزہ ترانہ کی چیف ایڈیٹر کے فرائض سنبھالے. اسٹل شی از پارٹ آف دیٹ. نہتے کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرتی ہیں, ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں. انقلاب زندہ باد نہ صرف یہاں پر لکھا ہے بلکہ کہتی بھی ہیں. میں بات کر رہا ہوں ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ کی. آج پروگرام میں جوائن کے ویلکم کریں گے. السلام علیکم جی. Thank you very much, Shoaib, and thank you very much, Zaryab, for inviting me to your show. تھینک یو جی. تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا انقلاب کیسے آتا ہے, آپ کی فلسفی کیا ہے؟ انقلاب دیکھیں جی, یہ ایک ایسی کیفیت ہے, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب آپ دنیا دیکھ لیتے ہیں نا, بیکاز آئی ہیڈ این اپرچونیٹی ٹو سی دا ورلڈ ایٹ اے ویری ارلی ایج. تو دنیا دیکھنے کے بعد جہاں سے آپ کی روٹس ہوتی ہیں, آپ جب اس جگہ میں آتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھئی وہ دنیا کچھ اور ہے, یہ دنیا کچھ اور ہے. اور دنیا ایکچولی ہے بہت خوبصورت, محبت کرنے والوں کی. اور میرا خیال ہے کہ ہر انسان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں, پر ہمارے کچھ سسٹمز ایسے ہوتے ہیں, ریاست کے آپ کہہ سکتے ہیں, ملکوں کے ایسے ہوتے ہیں جو سامراجدانہ رویوں کو جنم دیتے ہیں. اس کی وجہ سے باقی جو لوگ ہیں وہ بہت دیر سے ان کے اندر شعور اور آگاہی آتا ہے اپنے رائٹس کے بارے میں. تو مجھے سب سے زیادہ افسوس جو ہوتا تھا وہ اپنے لوگوں کے لیے وہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے when I started working for women rights اور کشمیریوں کے لیے in general جیسے ہمارے سوشل ایشوز ہوتے ہیں, تو اٹ واز ویری انفارچونیٹ. اگر میں 100 عورتوں کو ملی ہوں گی, ان میں سے 99 عورتوں کو ان کے رائٹس کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوگا. حالانکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن آپ کا بہت کمپلیٹ ہے. آپ کے جو آپ کا دستور ہے اس کے اندر آپ کے جو بلز بنے ہیں, آپ کے جو امینڈمنٹس ہوئے ہیں وہ اتنے پرفیکٹ ہیں کہ اس میں آپ اگر آج کہیں کہ آج ہمیں پرابلم ہے, ہاں آج ہمیں کوئی ہم کہنا چاہیں کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے اس چیز سے پرابلم ہے, تو آپ کو انصاف مل سکتا ہے. آپ کے تمام قوانین جو ہیں وہ بہت خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں, پر ان کی امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر رویوں کے اندر جو ہے وہ چینج آ رہا ہے. تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے کہ آپ ہر انسان کو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا فرسٹ رائٹ از اے رائٹ ٹو لیو, اور ہر انسان کو جینے کا حق ہے, اور جینا خوبصورتی سے چاہیے. یو مسٹ ہیو اے رائٹ ٹو ایکسپریشن, ٹو فریڈم, right to speech and right to assembly as well. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک ریاست ایک انسان کو وہ حق دیتی ہے. اگر وہ وہاں پر نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر انقلابی جنم لیتے ہیں. ایک کمپلیمنٹ ضرور دوں گا کہ اگر آنکھیں بند کر کے آپ کو سنیں تو یوں لگتا ہے کہ بے نظیر صاحبہ گفتگو کر رہی ہیں. honestly thank you so much. لیکن آپ اس کا سمجھانے کا طریقہ, بات کرنے کا انداز بہت پیارا ہے. ماریہ یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت ہم نے چونکہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے آپ نے بہت لکھا ہے, تو میں یہاں پہ یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں, ہمارے ہاں آج کل پڑھے لکھا معاشرہ ہونے کے باوجود پیرنٹس کی طرف سے ایک جو حق مہر کی رقم رکھوائی جاتی ہے, لیکن کیونکہ وہ یہ نہیں ہے کہ پیرنٹس کو لالچ ہے, اس بچی کو لالچ ہے, یہ صرف ایک ٹوکن بنے اس پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سیکیورٹی چاہیے اپنی بیٹی کی, اس لیے آپ اپنی بیٹی کو وہاں پر بھیج رہے ہیں. ہمارے ہاں بچیاں پڑھ لکھ جاتی ہیں, لیکن چونکہ جس وقت ڈیورس کے معاملات ہوتے ہیں وہ اس قدر ڈپریشن میں ہوتی ہیں جس کی حد نہیں, لیکن گھر کے بڑوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا حق مہر ہے, یہ اس کو ملنا چاہیے. لاس کی طرف سے وہ دیا نہیں جا رہا ہوتا تاکہ معاملات خلا تک جائیں. پھر ایسے میں یہ سمجھ نہیں آتا, پیرنٹس کو بھی یہ برداشت کرنا پڑتا ہے کہ شاید ماں باپ جو ہیں وہ لالچی ہو گئے. ہماری سوسائٹی کا جو یہ سچویشن ہے, ہاں رویہ جو ہے, اس کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے؟ ذرا پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ نے بہت ایک اہم مدعا اٹھایا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایکچولی صرف کل کے دن میں, حالانکہ آئی واز ہیڈنگ کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن سنس 2016 to 20, تو اس میں بہت سارے ایسے کیسز آئے اور اتنی ڈائیورسٹی تھی ان کی کہ لگتا تھا کہ اگر آپ ان پہ کام کرنا شروع کریں تو اگلے 20 سال آپ کو صرف کچھ الجھنوں کو سلجھاتے ہوئے لگیں گے. تو کل, حالانکہ میں یہ چھوڑ چکی ہوں, مگر پھر بھی ابھی بھی لوگ مجھے کال کرتے ہیں مدد کے لیے, بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. صرف کل میں بیٹھی تھی تو مجھے 4 سے 5 کیسز اس طرح کے آئے کہ جس میں ڈیورس ہے, پھر نیولی بورن بیبی ہے, اس کا کوئی اٹھانا نہیں ہے, پھر سسرال والوں نے کچھ جلا دیا ہے, اس طرح کے انفارچونیٹ قسم کے کیسز. تو مجھے یہ لگا کہ دماغ میں اچانک سے آیا, اور ایکچولی آئی وانٹڈ ٹو رائٹ این آرٹیکل
کہ آپ بس لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا بند کرتے ہیں. بالکل, میں خود یہ اس بات پہ کہ پیرنٹس بہت سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں, پریشر دیتے ہیں, اتنے سوشل پریشر ہمارے ہاں خواتین کو ہیں, اور یہ بہت افسوسناک بات ہے. آپ وہ پیرنٹس بھول جاتے ہیں, وہ سوسائٹی, وہ معاشرہ بھول جاتا ہے کہ جب وہ عورت ماں بنتی ہے تو 9 مہینے جس کو پیٹ میں پالتی ہے, آخر جو اس کو دھتکارا جا رہا ہوتا ہے, گالیاں دی جا رہی ہوتی ہے, اس سے محنت مشقت کی جا رہی ہوتی ہے, اس کا امپیکٹ اس نیولی بورن بیبی کے اوپر کیا ہوگا. پھر جب معاشرے میں بچے آپ کہتے ہیں کہ اب بہت اضطراب کا شکار ہیں, ہمارا معاشرہ صحیح نہیں ہو رہا, ایکچولی وہ بچہ ماں کے پیٹ سے لے کر آیا ہوتا ہے. تو یہ ساری ایک اتنا کمپلیٹ سائیکل ہے کہ which we are unable to understand and we are unable to actually express our griefs as well, کہ بھئی سوسائٹی میں یہ روز بروز strengthen ہوتی جا رہی ہیں چیزیں, بجائے یہ کہ ہم یہ سوچتے کہ نہیں آگاہی آ گئی ہے, ہم سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں, شاید بہتر ہو گیا ہوگا. بٹ بہت افسوس کی بات ہے, مٹیریلسٹک سوسائٹی ہم بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اگر میں, کیونکہ I have seen best of East and best of West both, تو what I have actually noticed کہ آپ نے اپنی جو, جب آپ کہتے ہیں کہ میری خواہشات کم ہونا شروع کی, دیکھیں ہر چیز کا یہاں پہ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ گورنمنٹ ایسے کر رہی ہے, ہمارے معاشرہ ایسا ہے. Actually starts from ourselves. Yes, individuals. We are not responsible citizens. We are not actually responsible people. ہم اپنے گھر کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتے, اور ہم ریاست کو ہر وقت بلیم کرنے کے لیے معاشرے میں کسی کے اوپر انگلی اٹھانا بہت آسان ہے. But actually we need to ask ourselves honestly what we are, what we are being, how we are contributing to this world. کیا ہم اس دنیا کو ویسا ہی خوبصورت چھوڑ کر جائیں گے جیسے ہم نے پایا تھا اس کو؟ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. میرے خیال ہے کہ خواتین اور مردوں کا, جہاں تک میں دیکھتی ہوں, کیونکہ یہ ویری انفارچونیٹ ہے کہ ہم سب کانٹیننٹ میں ایک رویہ بہت صدیوں سے چلا آ رہا ہے, اور کبھی کبھی مجھے ہنسی آتی ہے کہتے ہوئے کہ اٹس اے پارٹ آف اوور جینیٹک کوڈ, ایکچولی ڈی این اے کا حصہ بن چکا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ عورت کو کسی طرح سے ڈسکریمنیٹ کر کے اس کو تھوڑا کمتر دکھانا ہے. تو یہ چینج جو ہے یہ بھی عورت ہی لے کر آئے گی. آئی بلیو کہ عورت کے اندر ایک ایسی انسٹنکٹ ہے جو کہ بہت محبت دینے والی ہوتی ہے. اگر وہ اپنے بیٹے کو بہت محبت دے کر پروان چڑھائے گی, آئی ایم شیور کہ لیٹلی ان لائف وہ عورتوں کی قدر کرے گا, اس کو پتا ہوگا کہ بیٹی کی کیا ویلیو ہے, بہن کی, ماں کی اور بیوی کی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج ہمیں اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے کہ ان ماؤں کے اوپر فوکس کریں جو اپنے بچوں کو تربیت دیتی ہیں, خاص طور پہ بیٹوں کی تربیت. بہت پیاری بات, خاص طور پر بیٹوں کی تربیت, بیٹوں کو سکھانا ہے کہ بیٹی کی عزت کیسے کریں. بالکل. اور بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ خواتین کے لیے بات کرتی ہیں, میں مردوں کے لیے بھی بات کرتی ہوں. انفارچونیٹلی ہمارے مردوں کے بھی بہت مسائل ہیں, ان کو نا سوشل رسپانسبل, ان کو اوور برڈن کر دیا جاتا ہے فرام دیئر چائلڈہڈ, بیکاز ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر بہن کی ذمہ داری ہے, تم نے گھر بنانا ہے, تم نے یہ کرنا ہے. یو نو, یہ جو اوور برڈن رسپانسبلٹی ہوتی ہے آفٹر دیئر ٹینز, ارلی ان 20s, ایکچولی دے آر سو ڈن ود دس رسپانسبلٹی اینڈ یو نو بین ٹیلنگ دیم آل دس ٹائم کہ آپ مرد ہو, آپ نے ایسے کرنا ہے. ایکچولی دیٹ پلیز آپ اپنے بیٹوں کی جو گرومنگ ہے وہ ایز اے ہیومن کریں, آپ انسانوں کے طور پہ کریں, جینڈر بائسنس نہ ہو گرومنگ میں. یس. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی کہ جس کے اوپر واقعی میں ہم دن رات بات کرتے رہیں تو ضروری ہے, کیونکہ اب تبدیلی ہم نے اپنے آپ سے لے کر آنی ہے. اچھا, زیادہ آپ کا کام جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ہے؟ جی, میں کیونکہ پالیٹکس میں بھی ہوں, اس کے علاوہ بھی میرے کچھ شوق ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں پیشن. میں سمجھتی ہوں جس انسان کے اندر جتنی انرجی ہو اس کے مطابق جتنا وقت دنیا میں بہت کم ہے, اس انرجی کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. تو میں پالیٹکس میں بھی ہوں بڑے شوق سے. میں کیونکہ آئی واز ہیڈنگ دس کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن, پاکستان پیپلز پارٹی کی جنرل سیکریٹری ہوں, ہیومن رائٹس ونگ کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا لائن آف کنٹرول مقبوضہ کشمیر, سب کی صورتحال کافی گمبھیر رہتی ہے, اور وقتاً فوقتاً جیسے موت کا کچھ پتہ نہیں ہے, ایسے ہی کبھی پتہ نہیں ہے کہ کب ایسے حالات پلٹ جائیں. اس کے علاوہ میں اپنا ایک کنسلٹینسی چلاتی ہوں, کراچی میں ہے, تھنک رائٹ کے نام سے. میری ایک ایجوکیشن کمپین ہے فار انڈر پرویلیج چلڈرن آف آزاد کشمیر. میں چاہتی ہوں کہ میں پورے پاکستان میں شروع کروں, پر ابھی اسٹارٹنگ فرام آزاد کشمیر ظاہر ہے. یا آئی ہیو اسٹارٹڈ بیکاز آئی بلیو کہ ہم بہت پریویلیج لوگ ہیں, ہمیں کسی کے پاس جانے کی, ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اف وی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ, ہم بچوں کو اسپانسر کر سکتے ہیں, اینڈ اٹ اسٹارٹس فرام اے ویری لیس اماؤنٹ. تو یہاں پہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاتی چلوں گی.
because I was living abroad and I moved to Pakistan in 2014, the day which changed actually my life. मैं उससे पहले थोड़ा सा जब टाइम आती थी तो मैं कंफ्यूज रहती थी कि मुझे रहना चाहिए, नहीं मुझे वापस चला जाना चाहिए. Actually one incident changed my life forever. मैं आज़ाद कश्मीर में थी और फिर नीलम वैली की तरफ हम ट्रैवल कर रहे थे. वहाँ पर मुझे किसी ने बताया कि आप जो है वो एक गांव है और वो बहुत दूर है, आप उसका विजिट कर लें. मैंने कहा कितना दूर है? उन्होंने कहा आप नहीं पहुंच सकेंगी बिकॉज इज़ अ 10 hours ड्राइव फ्रॉम इस्लामाबाद टू दैट प्लेस एंड इट्स अ 4 or 5 hours हाइक. तो मैंने कहा कि नहीं, अगर इतना कोई ऐसा स्कूल है तो मुझे तो ज़रूर जाना चाहिए. खैर हम जब शहर से निकले तो मैंने अपने साथ स्टोरी बुक्स और कलर पेंसिल्स वगैरह ले लिए और हम उसकी तरफ रवाना हो गए. मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हम कहाँ पर जा रहे हैं. खैर वी स्टेड द नाइट समवेयर. हमने बारिश में हाइक की और अगले दिन हम जब वहाँ पर पहुँचे उस स्कूल में तो मुझे बड़ी खुशी हुई वहाँ पे बच्चों से मिलके. उन बच्चों ने कभी शहर से आए हुए कोई लोग नहीं देखे थे, ये पहली दफ़ा थी. वाकई दुनिया को कोई और कोना था. और वो गांव का नाम जी सुबाई गांव है, दुनियाल से ऊपर नीलम वैली के अंदर. ठीक है. तो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मैंने बच्चों को कलर पेंसिल्स और बुक्स वगैरह दिए तो मैं आई कुड लुक एट दिस कि वो बिल्कुल जैसे खो गए हैं. तो ये है क्या? कभी देखा नहीं था. मैंने टीचर से पूछा कि इनको कलर पेंसिल, इनको कलर्स के नाम आते हैं? नहीं आते होंगे. तो उन्होंने कहा नहीं, सब कलर्स के नाम आते हैं, मगर आज एक्चुअली इन्होंने पहली दफा लाइफ में टच किया है इनको. ओके, एंड दैट इज वन इंसिडेंट दैट चेंज योर लाइफ. कि नहीं काम करना है इनके लिए, काम करना है. चेंजिंग मोमेंट एक्चुअली. बिल्कुल सही. बहुत आई एम सॉरी वक्त बड़ा कम था, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. आप इतना जबरदस्त काम माशाल्लाह कर रही हैं. कीप अप द ग्रेट वर्क. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. एक छोटी सी ब्रेक, नाज़रीन वापस आते हैं, साथ रहिए. थैंक यू सो मच. आप अपना ख्याल रखिए. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. नाज़रीन सेलिब्रिटी लाउंज में खुशामदीद. और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर बहरामंद तंगई साहब ने. खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर सेनेट के रुकन मुंतखब हुए थे 2018 में. सेनेट कायमा कमेटी बराए वजारत मजहबी अमूर समेत दीगर कायमा कमेटियों के रुकन भी हैं. उन्हें वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सर. थैंक यू सो मच. सब बखैर. जबरदस्त सर. सर वैसे माशाल्लाह खासी वाइब्रेंट सी पर्सनैलिटी हैं आप, जब जिस लम्हे आए उस वक्त भी और अभी भी. मैं जो हंसता हूँ तो लोग पसंद करते हैं और हम भी पसंद करें यार, ये मुस्कुराते रहे. सर मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ इस अंगूठी में क्या खास है? कौन सा पत्थर है इस अंगूठी में? ये अकीक है. और अकीक का जब बहरहाल इन पे बिलीव आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सहाबा ने भी इस्तेमाल किया है, पैगंबरों ने भी इस्तेमाल किया है. अकीक यमनी का है कि इसको जज्बात को और गुस्से को कम करते हैं. ओके. आपको लगता है? हाँ. मैं था. ओके. इसके बाद आपको फर्क महसूस हुआ? मैं 35 ईयर से इसको पहनता हूँ. ओके. क्योंकि कहा जाता है कि जो पत्थर एब्जॉर्ब करते हैं, और हो सकता है जो गुस्से वाली बात अपनी की एब्जॉर्ब ये कर. और गुस्सा वो लोग करते हैं जो दिल से साफ हो. और आप तो गुस्सा नहीं करते, इसका मतलब क्या हुआ फिर? तो अभी ये है कि अभी मैं मुझे ये सिखाया गया कि अगर आप अच्छा काम करते हैं और आपके साथ कोई ज्यादती करते तो आप गुस्सा ना करें. ऑटोमेटिकली वो रियलाइज़ करेगा और वो आपके पास आके मतलब कि वो आपके साथ बैठेगा. तो मैं समझता हूँ कि ये आई डोंट बिलीव इट, लेकिन ये है कि बट यू डू. यू डोंट बिलीव इट बट समटाइम्स यू डू. लेकिन नहीं, अपने पे बिलीव की बात है. प्लस 35 साल से आपने पहनी हुई है ये अंगूठी. जबरदस्त. कभी ऐसा हुआ किसी दिन आप कहीं गए हो, जा रहे हो, अंगूठी आपने उस दिन ना पहनी हो और आप कहीं आज अंगूठी नहीं पहनी थी ना, इसलिए मूड मेरा खराब हुआ? मैं जब टॉक शो पे जाता हूँ और मैं नहीं पहनता तो मुझे दुख होता है. इसलिए कि जब टॉक शोज में प्रोग्राम में लोग मेरी तरफ नहीं देखते बल्कि इस अंगूठी की तरफ देखते. अच्छा. इट्स नॉट जस्ट मी, सबके साथ यही होता है. नहीं, सबके सब, बल्कि देखने वाले भी इस अंगूठी को देखते. क्योंकि अच्छा उसमें ना 2 कलर्स हैं. दैट इज द रीजन कि आप अट्रैक्ट कर. ये नेचुरल है, मतलब कि मैंने नहीं बनाया इसको. ओके. इसको फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी की भी पर्सनैलिटी में उठने वाला कोई भी एक नेगेटिव नुक्ता है, ये सवाल है, तो वो आपकी अंगूठी पहले से उसे ऑब्जॉर्व कर लेती है और वो आपकी शख्सियत तक पहुंचता ही नहीं है. ये भी पॉसिबल हो सकता है. ये भी पॉसिबल. मैं समझता हूँ कि इंसान को फेस से ऐसा मैसेज देना चाहिए जब वो किसी से मिलते हो, चाहे वो अननोन क्यों ना हो, लेकिन ऐसा न मिले कि उसको फर्स्ट देखने में वो आप उसको प्रेशराइज करें, बल्कि आप हंसे वक्त आप उनसे मिले तो मेरे ख्याल में वो उसको सामने अपनाइयत आ जाएगा कि ये मुझे पहले से जानते हैं. तो मेरे अंदर ये है कि मैं हंसता हूँ. क्या बात. अच्छा वैसे टॉक शोज में भी ऐसा ही है कि आप हंसते ही हैं? फॉर एग्जांपल किसी
اوپوننٹ نے ایسا کوئی جملہ کہہ دیا ہو, کوئی ایسی سخت بات کہہ دی اور اس میں آپ نے سوچا ریئیکٹ کروں گا میں, اور میرے پاس بھی ایک ہیوی پوائنٹ ہے, بٹ آپ نے نہ کہا, آپ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا؟ میں سینیٹرز میں اور تقریباً آئی تھنک کہ تمام پولیٹیشین میں اس وقت مطلب کہ جو پاکستان کے ہیں, میں سخت سے سخت ٹاک شو والا ہوں. اچھا. لیکن میں ہنستا بھی ہوں, میں جواب بھی دیتا ہوں لیکن ہنستے ہوئے ہنستا ہوں. مطلب مدلل گفتگو ہوتی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں ایک دن میں یعنی ایک رات میں نے 7 ٹاک شوز کی ہیں, اور میں دلیل کے ساتھ چاہتا ہوں کہ جواب دوں, اپنے وقت پہ اپنے نمبر پہ جواب دے دوں. کبھی ایسا نہیں کیا کہ میں دوسرا بولتے اور میں درمیان میں جواب دیتا ہوں. لیکن جب کوئی بندہ, کوئی پارٹیسپینٹ, میرا کولیگ اور میرے فلور پہ مداخلت کرتے تو اسی وقت میرے اندر کے آپ پلیز مجھ سے زیادہ نہیں بول سکتے, پھر آپ مجھ سے نہیں بولیں گے, آپ آرام سے بیٹھے, مجھے آپ نمبر دے دیں. ٹھیک ہے. اور یہ میں سینٹ فلور پہ بھی کرتا ہوں. تو سر ایسے 3 نام, چاہے آپ کی اپنی پارٹی کے ہوں, چاہے آپ کے اتحادی جماعتوں کی پارٹی سے ہوں یا اپوزیشن میں سے ہوں, کوئی 3 نام جن کے حوالے سے آپ کہنا چاہیں گے یہ 3 ایسی شخصیتیں ہیں کہ ان کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے, ٹاک شو میں جا کے بڑا غرق کرتے ہیں ٹاک شو کا, یہ گفتگو ایسی کرتے ہیں جس میں ریاکشنز ہوتے ہیں اور اس میں بیشنگ ہوتی ہے اور کوئی بات نہیں ہوتی؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ عباسی, فرخ حبیب, اور یہ جو تیسرا جو بندہ ہے گل صاحب یا فیاض الحسن چوہان؟ نہیں, فیاض حسن چوہان تو خیر میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, اور شہباز گل تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا. اچھا. ہی از ناٹ پولیٹیکل ورکر. تو یہ 3 بندے ہیں, عباسی, فرخ حبیب, اور یہ جب آپ بات کریں گے تو آپ کو اس فلور پہ بات کرتے ہیں, اور آئی تھنک کہ یہ ڈیکورم نہیں ہے, یہ ٹاک شوز کا مینڈیٹ نہیں ہے. دیکھیے پوری دنیا ہمیں دیکھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چینل نے آپ پہ احسان کیا بغیر کوئی ایک پیسہ خرچ کیے بغیر. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم چینلز کو چلاتے, آئی تھنک آئی ڈونٹ بلیو اٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ایک چینل آپ کو بلاتے ہیں, یہ میرے خیال میں دیکھیں فرق آ گیا نا, آپ دونوں ڈر گئے, میں اسی طرح بیٹھا رہا. ناظر غبارے تھے, غبارہ پھٹا, پریشان نہیں آپ سر پلیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چینل نے آپ کو بہت ڈیو رسپیکٹ دی, پوری دنیا آپ کو دیکھتے ہیں. اور جو آپ کو میں بتا دوں کہ اس وقت سینٹ میں کچھ ایسے سینیٹرز ہیں کہ بلیو میں ان کو 4 سال سے مجھے نام نہیں آتا ہے, لیکن جب میں نے اوت لیا ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اور میرے کولیگز کی محبت ہے, میرے سینیٹرز کی عزت ہے کہ وہ فسٹ میں نے جب اوت لیا ہے تو آئی تھنک کہ 5 منٹ کے بعد بیرمن تنگی پورا ہاؤس جانتے ہیں. کیا بات ہے. سر ویسے سینیٹر بننے کے لیے کیا پیسے خرچ ہوتے ہیں اور پیسے خرچ کیے گئے یا نہیں؟ میں ایک لوور میڈل کلاس بندہ ہوں. ٹھیک ہے. میں نے 1980 میں پیپلز فیڈریشن کا پریزیڈنٹ تھا کالج کا, اور جب 2018 میں ٹکٹ مانگے گئے تو کے پی سے زریاب یو بلیو می یو آپ انڈرسٹینڈ کہ 20 کروڑ 30 کروڑ روپے چندے کے شکل میں دینے والے لوگ آ گئے. لیکن اللہ رب العزت زرداری صاحب کو زندگی اور صحت دے. اس نے کہا کہ اس دفعہ یہ سینٹ ٹکٹ جو ہے یہ بیرمن تنگی کا ہے. اوکے. تو جب مجھے پتہ چلا تو میں واش روم گیا اور میں نے رونا شروع کیا. میں رو رہا تھا اندر, میں بلیو می میں روتا تھا. میں نے کہا یہ کیا میں سن رہا ہوں کہ مجھے سینٹ ٹکٹ مل گیا. پھر لوگوں نے مجھے کہا کہ نہیں بیرمن آپ کے مقابلے میں ایک فیصل سعید بٹ ہے, اور لاسٹ ڈے پہ آپ کو کر کے اس کو کہیں گے کہ بھائی اس نمبر 1 ہے, یہ نمبر 2 ہے. تو لاسٹ جب الیکشن کا دن آ گیا تو اسی وقت بھی زرداری صاحب نے اللہ ان کو زندگی دے, اس نے اپنی لیڈرشپ کو کہا کہ بیرمن از دا نمبر 1. میرے ساتھ دوسرا بھی تھا, تو میں نمبر 1 تھا. تو آپ جیسے ساتھیوں نے, بھائیوں نے مجھ سے انٹرویو کرتا تھا کہ یار آپ اتنے خوش ہیں, یا تو آپ ایسا لگ رہے ہیں کہ آپ مذاق کرتے ہیں ویسے آپ کو ٹکٹ دیا, یا آپ جیت رہے. تو میں نے کہا کہ ایک تو زرداری صاحب نے میرے لیے بہت محنت کی, اور دوسری یہ ہے کہ آج میرے گاؤں کے مسجدوں میں, مدرسوں میں, گھروں میں میرے لیے ختم القرآن ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو آج میں سینیٹر بنوں گا, اور میں سینیٹر بن گیا. اچھا بیرمن صاحب, یہ بات آپ نے درست کی ہے. جب بھی ہم زرداری صاحب کی پالیٹکس کو دیکھتے ہیں, آپ نے تو ان کے ساتھ ماشاءاللہ بطور سیاستدان کام کیا ہے نا, ذرا تھوڑا سا ان کے بارے میں ہمیں بتائیے گا. ان کی شخصیت کا سیاسی پہلو اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ جو ارادہ کرتے ہیں وہ مکمل کر لیتے ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے. ہاں, سیاسی بصیرت ان کی. کیا لگتا ہے کہ ان کی شخصیت میں وہ کون سے ایک ایسا پہلو ہے؟
میں نے بی بی کے ساتھ 30 سال گزارے ہیں اور شہید بی بی کی پالیٹکس کو ہم نے سیکھا ہے. آج ہم مختلف دوستوں سے, مختلف پارٹی کے دوستوں سے, اسپیشلی پی ٹی آئی کے ورکر سے کہتے ہیں کہ آپ لیڈرشپ کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ورکروں کو پولیٹیکل ایجوکیشن دے دیں. آپ سیاسی ان کو ایسا سبق دے کہ کم از کم چھوٹے بڑے کا تمیز ہو, سیاست کے آداب ہو. اس وقت انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہو گیا پاکستان میں سیاست. لیکن جہاں تک زرداری صاحب کی پرسنالٹی ہے تو میں ایک مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ جب 2098 میں یہ جیل چلا گیا 97 میں, تو اس وقت بی بی نے ایک کمیٹی بنائی, زرداری ریلیز کمیٹی, اور شہید بی بی نے مجھے کے پی کا پریزیڈنٹ بنا دیا. تو لوگ مجھے گالی دیتے تھے کہ کس بندے کو آپ ریلیز کروانا چاہتے ہیں جس نے پارٹی کو نقصان پہنچایا, اپنی پارٹی کے لوگوں نے. اینڈ آج وہ زرداری صاحب کے پاؤں میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں عہدہ دے دے, ہمیں وزارت دے دے. انفارچونیٹلی میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں, لیکن مجھے بھی گالی پڑتی تھی اور اسپیشلی زرداری صاحب کو بھی تھی. اس مومنٹ کو میں نے شروع کیا اور اللہ کا شکر ہے پھر میں زرداری ریلیز کمیٹی کا پاکستان کا چیئرمین بن گیا. اور ہر دوسرے دن میں جیل میں ہوتا تھا, ہر دوسرے دن میں کسی نہ کسی عدالت کے سامنے, سیشن عدالت کے, ہائی کورٹ کے سامنے میں پروٹیسٹ کرتا تھا کہ بھائی آزادی دو, انصاف دو. اور مختلف ایمبیسیز کے سامنے میں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا کہ دیکھیے بے گناہ کو آپ نے جیلوں میں بند کیا. تو 8 سال میں نے ایک تحریک چلائی زرداری ریلیز کمیٹی کا, اور جب وہ ریلیز ہوا تو پھر میں نے 10 دن کا ایک جشن پورے پاکستان میں شروع کیا کہ میں نے اس کو ریلیز نہیں کروایا لیکن اس کو پولیٹیکل سپورٹ ضرور دیا. روڈ پہ زرداری صاحب کے لیے جو دنیا ان کو مختلف ناموں سے پکارتے تھے, اس کو ایک مورل سپورٹ دیا, پولیٹیکل سپورٹ دیا. بے شک 20 بندے تھے, 40 بندے تھے, لیکن پورے ملک میں ٹرین مارچ, لانگ مارچ اس کے لیے میں نے کیا. پشاور سے کراچی تک میں نے اس کے لیے ٹرین مارچ کیا تھا. ابھی زرداری صاحب کی سیاست کو لوگ جو سمجھ نہیں پاتے ہیں, ایک دفعہ زرداری صاحب سے کوئی بندہ ملے, خدا کے قسم وہ دنیا میں کسی میں بھی کبھی ان سے ملوں, کسی لیڈر کا نام نہیں لے گا اس لیے کہ وہ ایک فقیر ٹائپ کا بندہ ہے. دیکھیے اس وقت پوری دنیا میں 3 خاندان ہیں, بھٹو خاندان, زرداری خاندان اور ٹالپور خاندان. لیکن مراد سعید جیسا بندہ یا ہمارے جیسے کمزور لوگ کھڑے ہو کے ان پہ چارجز لگاتے کرپشن کے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے رئیس حاکم علی زرداری کے باپ نے, دادا نے کیا کیا تھا. میں زرداری کی بات نہیں کرتا ہوں, میں رئیس حاکم علی زرداری کی بات کرتا ہوں. ٹالپور خاندان نے اس ملک کے لیے, اس سندھ کے لیے کیا کیا ہے. بھٹو خاندان نے کیا. اس وقت 3 خاندان, بھٹو خاندان کی لڑکی بیاہ ہو گئی زرداری خاندان میں, زرداری خاندان کی لڑکی بیاہ ہو گئی پریال بی بی ٹالپور خاندان میں. تو تینوں فیملیز اس وقت ملک کے لیے, سندھ کے لیے ایک اپنی سیکریفائز دے رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کی سیاست بہت بردبار سیاست ہے. وہ جب کمٹمنٹ آپ سے کرتے وہ ڈسانر نہیں کرے گا, چاہے اس کا نقصان کیوں نہ ہو, اس کی سیاست کا نقصان ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اللہ نہ کرے جب زرداری صاحب نہ ہو پھر پاکستانی کہیں گے کہ واقعی ایک پولیٹیشین تھا. نہیں, سیاستدان تو وہ ماشاءاللہ ویسے سیاسی بصیرت, جیسے آپ نے کہا کہ بڑا اچھا آپ نے جملہ ان کے لیے استعمال کیا. اچھا برہمن صاحب, ایک آپ جب نے بولا نا کہ آپ وہ ایک کمیٹی کے ممبر بنے اور آپ نے اس وقت بھی جیل آنا جانا آپ کو تھوڑا سا لگا رہا, ہمارے ہاں سیاستدانوں کے حوالے سے یہ بڑا عام سمجھا جاتا ہے کہ سیاست مطلب یہ کہ ہم نے تو جیلوں کی صعوبتیں کاٹی ہیں, جیل تو ہمارا گھر ہے, ہاں جیل تو ہمارا گھر ہے, یہ کہا جاتا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جب سیاستدان جیل جاتا ہے اور جیل جا کر واپس آتا ہے تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے, بالکل اسی طرح سے جیسے جب سونا تپتا ہے بھٹی میں تو کندن بچ جاتا ہے. ذریعہ میں آپ کو ایک بات ہوں, کچھ جیل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشنز میں آتے ہیں, کچھ جیل ایسے ہے کہ واقعی آپ نے جرم کیا ہے اور آپ جیل چلے گئے. میں ایک مثال دیتا ہوں, فریال بی بی کو جیل میں بن گیا, وہ ہاسپٹل میں تھی اور عید کی رات کو رات 12 بجے ان کو ہاسپٹل سے نکال کے جیل بھجوا دیا. یا مریم بی بی کو دیکھ لیں کہ وہ والد سے ملنے کے لیے جا رہا تھا, دیکھیں وہ ایئرپورٹ پہ نہیں تھی کہ آپ اس کو اریسٹ کر دیں, وہ والد سے ملنے کے لیے جیل جاتی تھی اور اس کو وہاں بند کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فریال بی بی کو عید کی رات کو ہاسپٹل سے نکال کے جیل میں بند کرنے والی بات, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. لیکن آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جب جیل سے وہ نکلتے ہیں تو وہ مضبوط ہوتے ہیں, ہاں اس لیے کہ میں ڈر اور خوف ختم ہو چکا ہوتا ہے.
मैं 83 में पहली मरतबा जेल गया था। अच्छा, इसी और चार्ज क्या उस वजह था? से? मैं पॉलिटिकल वर्कर था। मैं खैबर बाज़ार में उस वक्त फजल हक का गवर्नर था और जनाब ज़ियाउल हक साहब बहुत बड़े ज़ोर और शोर में थे। तो खैबर बाज़ार में हमने स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया तो हमें गिरफ्तार किया गया। सही। तो आई थिंक कि दिस वाज द फर्स्ट। और 2007 में जब मुशर्रफ ने एक उस डिक्टेटर ने भी अरेस्ट किया और इस डिक्टेटर ने जब वो किया कि वो लगा दिए, इमरजेंसी लगवा दी और शहीद बीबी को वहाँ खोसा के घर पे नज़रबंद किया, तो अशनगरी में मेरे साथ आज़म अफरीदी साहब थे, अरबाब अलमगीर साहब थे और भी हमारे साथी थे। तो हम सबको अरेस्ट किया और फिर हमें ले गया वहाँ CA सेंटर और CA सेंटर से फिर ले गया DA खान जेल। तो 2007 आखिरी और 1983 फर्स्ट। ज़बरदस्त। इसलिए मैं मजबूत हूँ। सर वैसे जब पहली बार जेल गए तो उसके बाद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे आप, फैमिली की तरफ से या आप खुद से ये सोच आई कि यार अगर इस तरह पॉलिटिक्स करने से जेल का दरवाज़ा देखना पड़ेगा तो छोड़ता हूँ पॉलिटिक्स, कि नहीं? नहीं, मेरे हम चार भाई थे और चारों भाई बड़े हैं, मैं सबसे छोटा था। ठीक है। तो एक बीबी के साथ शहीद हुआ, बशीर तंगी एडवोकेट, 2007 में पिंडी में बीबी के साथ शहीद हुआ था। ओके। और उनकी लाश अल्लाह किसी को ये दिन न दिखाएं, जब आप भाई के टुकड़े को हटा दे तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने भाई के टुकड़ों को भी हटाया है बीबी के साथ। लेकिन मुझे उस वक्त पता नहीं था, मैं सोच रहा था कि मेरे भाई शहीद हो गया है, लेकिन बाद में मुझे पता कि बीबी भी शहीद हुई। तो मेरे मुंह से एक बात निकली कि काश मेरा भाई शहीद होता। उनके तो 7 बच्चे यतीम हो गए, लेकिन बीबी की शहादत से तो 2 करोड़ अवाम शहीद हो गए, यतीम हो गए। तो उस वक्त मुझे फिर होश नहीं था और फिर पिंडी आ गया। जिस हालात से लोग जला रहे थे, गाड़ियों को जला रहे थे, लेकिन मुझे रास्ता दे रहा था कि इसका भाई शहीद हुआ। तो फिर मैंने एक हॉस्पिटल में, पहले मैंने बीबी की लाश को देखा, दुआ दी और फिर भाई की लाश को एक हॉस्पिटल में पड़ा, उनको उठा के। तो ये 4 भाई जो थे वो पॉलिटिक्स में थे। मेरा बड़ा भाई नज़ीर वो तभी मौत मर गया है, लेकिन ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी को और तभी मौत पे 52 साल बाद वो पीपल्स पार्टी से अलग हुआ। तो बड़े भाई थे, वो कर रहे थे तो मैं भी पीछे पीछे था। तो जेल से या इन चीज़ों से पीपल्स पार्टी का वर्कर कम से कम नहीं भी डरते। सर लेकिन चूँकि हम पहले मालूम नहीं था कि आपके भाई भी शहीद हुए उस 2007 में, एक सवाल बार बार होता है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, आज भी कोalition गवर्नमेंट है और ज़रा गवर्नमेंट का खासा इन्फ्लुएंस होता है इदारों के साथ, क्या वजह सर इंसाफ नहीं मिला? ना बीबी को मिला ना आपके भाई को मिला, इंसाफ नहीं मिला सर। देखिए इस वक्त मैं समझता हूँ कि जब दुनिया में बड़ी लीडर शहीद होते हैं ना, उसको कत्ल करवाते हैं, तो इसके पीछे बहुत बड़ा, जितना वो बड़ा लीडर होता है इसके पीछे इतनी बड़ी एक स्ट्रगल होती है उसकी शहीद करने के लिए। देखिए कारसाज धमाके में मैं था। ओके। कारसाज धमाके में मैं था, मेरे साथ जरदारी कमेटी के वर्कर्स थे, हम सिक्योरिटी लाइन में जो था उसके अंदर थे। हम तक गए, कारसाज से पहले हम चले गए वहाँ कारसाज रेलवे स्टेशन पे, हमने वहाँ चाय पी ली, मुख्तलिफ चीज़ें। अगर सपोज मैं और मेरे साथी उसी वक्त वहाँ थे तो हम कता कलामी की माजत बराह रास्त लेकर चले नाज़रीन, आपको आज टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस हो रही है जिससे मुतालिक आपको हमने आगाह किया था।